गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीवीसीएसई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति एक प्रकार की द्विविमीय 2D गति है जिसको हम गुरुत्व के अधीन गति भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसके इक्वेशंस की बात करेंगे और उन इक्वेशंस के बेसिस पर किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करा जाता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सब का हम एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम इसके इक्वेशंस को और पैरामीटर्स को समझना शुरू करते हैं। सपोज़ एक कण है और उस कण को हवा में इस प्रकार से फेंका गया है, ठीक है। कण की जो प्रारंभिक वेग है वो हम मान लेते हैं u, और ये कण किसी निश्चित कोण थीटा पर फेंका जाता है। यह हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए x और y। यहाँ पर हम वायु के प्रभाव को नगण्य मान लेते हैं। केवल और केवल कण पर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, जो गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव है, वही कार्य करता हुआ माना गया। तो ये देखा गया कि अगर इनिशियल बिंदु, प्रारंभिक बिंदु O के लिए वेग के घटक देखे जाएं तो ये घटक हमको प्राप्त हुआ u कोस थीटा। इसी प्रकार से ये घटक प्राप्त हुआ हमको u साइन थीटा, ठीक है। तो इस वेग के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में दो घटक हमारे पास प्राप्त हुए, u कोस थीटा और u साइन थीटा। यहाँ पर u कोस थीटा या फिर एक तरीके से x अक्ष के लिए जो वातावरणीय प्रभाव है उसको हमने शून्य मान रखा है, और कण पर केवल गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर काम करता है, धरातल की ओर काम करता हुआ माना जाता है। जब इस घटक पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता हुआ माना गया तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वह इस घटक को कम करने की कोशिश करेगा, जबकि ये घटक जो आपने क्षैतिज घटक बनाया ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम त्वरण के प्रभाव को शून्य मान रहे हैं। तो जैसे जैसे कण आगे की ओर चलता जाएगा वैसे वैसे कण का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, इसके वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये शून्य होता जाएगा, कम होता जाएगा। और एक बिंदु हमको ऐसा प्राप्त होगा जहाँ पर कण का ऊर्ध्वाधर घटक हमारे पास शून्य हो चुका है। इस स्थिति में कण के पास केवल और केवल क्षैतिज घटक रहना चाहिए, u कोस थीटा रहना चाहिए। किंतु हर स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा नीचे की ओर काम कर रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस बिंदु के बाद में कण आगे की ओर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में फ्री फॉल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो वेग का घटक है ऊर्ध्वाधर, वो आपके पास विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है, ये कण नीचे की ओर आता जाएगा। हर स्थिति में जो क्षैतिज घटक है वो क्षैतिज घटक इसी प्रकार से कार्य करता हुआ माना गया है। यहाँ पर बात करें तो यह आपके पास ऊर्ध्वाधर घटक था और ये हमारे पास कण का वेग का क्षैतिज घटक अपन ने प्राप्त करा है। हम मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, बिंदु A इसको बोल दिया और इसको हमने बिंदु B बोल रखा है। बिंदु A उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जहां पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य मान लिया जाए। तो देखिए, इस कंप्लीट मोशन को हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारे पास क्षैतिज गति है और यहाँ पर हमने पास ऊर्ध्वाधर गति के रेस्पेक्ट में इस चीज़ को सॉल्व करा गया है। यहाँ पर हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम y डायरेक्शन की बात करते हुए मान रहे हैं। सॉल्व करते हैं इस आगे चीज़ को। क्षैतिज घटक में वेग का प्रारंभिक मान हमारे पास u कोस थीटा प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक में वेग का प्रारंभिक मान हमको u साइन थीटा प्राप्त हुआ। अगर बात की जाए त्वरण की तो क्षैतिज घटक में हमने वायु के प्रभाव को शून्य मान रखा है, किसी भी प्रकार का त्वरण अपने पास नहीं है। जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण माना गया है। अब वेग ऊपर की ओर है जिसको हमने धनात्मक मान रखा है, त्वरण की दिशा हमेशा धरातल की ओर, नीचे की ओर मानी जाती है, इसलिए उसको -g के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। इसके आगे इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु A की। बिंदु A की अपन बात करते हैं और हम जानते हैं कि बिंदु A हमने वह मान रखा है जहां पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य माना गया है। तो ये आ गया कि वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो बिंदु A पर कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। और हम मान लेते हैं, माना इस बिंदु तक पहुंचने में जो समय हमारे पास लग रहा है उस समय को हमने कितना मान लिया, t1 मान लिया।
ठीक है। बिंदु ए पर जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वेग का वो 0 है, जबकि इस बिंदु तक कण को पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t1 समय लग रहा है। तो इस स्थिति के हिसाब से यदि हम गति के प्रथम समीकरण की बात करें तो हम लिखते हैं गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। यहाँ पर लिखा जाए अंतिम वेग हमारे पास 0 है, प्रारंभिक वेग हमने लिखा था u sin थीटा, त्वरण का मान है g और समय हमारे पास लग रहा है t1। तो इस आधार पर जो t1 हमारे पास निकल कर आया वो वैल्यू कितनी आ गई, u sin थीटा अपॉन g। ये त्वरण का, ये हमारे पास समय का मान निकल कर आया। अब हम सब जानते हैं कि जितना टाइम इसको बिंदु ए पर पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको वापस बिंदु बी पर आने में लगेगा। तो हम यहाँ निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दो या फिर उड्डयन काल बोल दिया जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल। अगर इसकी बात करें हम कैपिटल टी से इसको नोटेट करते हैं और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ t1 के बराबर होगा। हमारे पास वैल्यू आ गई t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g। ये हमारे पास प्रक्षेप्य का उड्डयन काल माना जाता है। ठीक है। तो पहला पैरामीटर कि किसी भी प्रक्षेप्य गति के लिए जब हमने उड्डयन काल का मतलब होगा कि ये उसी धरातल पर वापस लौट कर आ जाए जहाँ पर इसको फेंका गया है। बिंदु O हमारे पास धरातल पर मौजूद था, हमने u वेग से किसी थीटा कोण पर प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित करा और वापस ये लौटकर उसी तल में स्थित बिंदु B पर आ गया। तो हमको कितना टाइम लगा, t बराबर 2u sin थीटा का हमारे पास टाइम लगने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्षैतिज परास या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज की बात की जाए, अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि ये जो हमारे पास दूरी तय की गई इस दूरी को हमने कितना बोल रखा है, क्षैतिज परास कैपिटल R बोल रखा है। और हम सब जानते हैं कि दूरी हमारे पास होती है वेग गुणा समय। प्रारंभिक वेग u cos थीटा था और समय हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 2u sin थीटा अपॉन g प्राप्त हुआ। वेग गुणा समय हमने इसलिए माना है क्योंकि क्षैतिज दिशा में हमने त्वरण का मान कितना लिख रखा है, 0 लिख रखा है। तो अगर आपके पास कैपिटल R लिखा जाए तो वेग है हमारे पास प्रारंभिक u cos थीटा और समय उसको लग रहा है 2u sin थीटा अपॉन g। वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2 sin थीटा cos थीटा या sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। तो ये हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये किसकी वैल्यू है, क्षैतिज परास की वैल्यू है। ये क्षैतिज परास का जो मान है ये भी हमको याद रखना है। तीसरी चीज़ जो इसमें पूछी जाती है उसको हम कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई या फिर मैक्सिमम हाइट। देखिए अधिकतम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट अपन कैलकुलेट करते हैं। अधिकतम ऊंचाई जो होगी वह उस बिंदु को कहा जाएगा जहां पर कण के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 है, बिंदु A। और इस बिंदु A पर ये जो ऊंचाई है इसको हमने क्या बोल रखा है, अधिकतम ऊंचाई बोल रखा है। और हम सब जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर आपके पास वेग का जो घटक है, वेग का जो अंतिम मान है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम अपना गणित का तृतीय समीकरण यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं गति के तृतीय समीकरण से। और गति के तृतीय समीकरण से हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah। h हमारे पास हाइट को निरूपित कर रहा है। v स्क्वायर की बात की जाए अंतिम वेग 0 है। प्रारंभिक वेग की अपन बात करते हैं, प्रारंभिक वेग था हमारे पास u साइन थीटा, स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जो आपके पास त्वरण है वो g है इंटू h। तो यहाँ से h का मान हमारे पास क्या निकल जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होती है प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई।
बात क्लियर। तो इन समीकरणों के द्वारा आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, साथ ही साथ जो हमारे पास मेन चीज़ याद रखनी है वो ये जो तीनों इक्वेशंस हमने प्राप्त करे इनको आपको याद रखना है। उड्डयन काल 2u sin थीटा अपॉन जी, क्षैतिज परास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये किसी भी प्रक्षेप्य गति के लिए, प्रक्षेप्य के लिए निम्नांकित प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास पुटअप किए जा सकते हैं। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। अब बात आती है कि गति के समीकरण हम किस प्रकार से प्राप्त करें, क्योंकि अगर कण गति कर रहा है, प्रक्षेप्य उसका पथ अपन को प्राप्त हुआ, तो इसके द्वारा किसी ना किसी प्रकार का गणितीय समीकरण भी हमको प्रदर्शित करना होगा। तो बात करते हैं प्रक्षेप्य की गति के समीकरण की। देखिए, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कण की गति का समीकरण। ठीक है, गति का समीकरण देखो किस तरह से प्राप्त किया गया। माना किसी समय t की बात करते हैं, माना समय t के लिए, हम किसी समय t के लिए लिखना चाहते हैं। t के लिए कण के द्वारा तय की गई अगर क्षैतिज दूरी की बात की जाए तो क्षैतिज दूरी के लिए हम लिख सकते हैं कि कण जो होगा वह क्षैतिज दिशा में कितना आगे बढ़ा होगा, x इक्वल टू दूरी की बात की जाए चाल गुणा समय, चाल है उसकी u कोस थीटा और समय हमारे पास कितना है, t है। इसी तरह से अगर कण के ऊर्ध्वाधर गति की बात की जाए तो ऊर्ध्वाधर गति में माना कण y दिशा चला है, गति का तृतीय समीकरण यहाँ पर लगाते हैं, गति का द्वितीय समीकरण हम यूज़ करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u है हमारे पास इनिशियल वेग u साइन थीटा, समय t माना गया, माइनस हाफ त्वरण है g और कितने समय के लिए अपन लिख रहे हैं, t स्क्वायर के लिए लिख रहे हैं। गति के समीकरण को प्राप्त करने के लिए दोनों समीकरणों में हमको जो समय है इस समय को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से अगर हम t का मान निकालें तो t का मान हमको कितना प्राप्त होगा, x अपॉन u कोस थीटा। ठीक है, और इस t के मान को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन है वो वहाँ बना हमारे पास y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन u कोस थीटा माइनस g/2 इंटू एक्स अपॉन u कोस थीटा 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा दैट इज x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास y की फॉर्म में गति का समीकरण हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो गति का समीकरण है ये भी हमको याद रखना है। बात क्लियर। गति के समीकरण के लिए हमने t समय की गणना करी और t समय के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी को निकाला और दोनों समीकरणों में हमके t को एलिमिनेट कर दिया। t को एलिमिनेट करने का मतलब है t का मान दूसरे समीकरण में पुट कर दिया। तो ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ और इस समीकरण को प्रक्षेप्य गति के लिए गति का समीकरण लिखा जाता है। ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक आपके पास है, बेसिक डेफिनेशन, डेरिवेशन मान सकते हो कि प्रक्षेप्य गति को किस प्रकार से समझा गया, वो बेसिक डेरिवेशन हमने यहाँ पर पुट करा है। अब इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक से क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। किसी कण का प्रारंभिक वेग माना 3 मीटर प्रति सेकंड है तथा कण को क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री के कोण पर छोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कण के द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी क्षैतिज रूप से, कण का उड्डयन काल और कण के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई की हमको यहाँ पर गणना करनी है। आर, टी और एच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आर की अपन बात करें तो आर हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। एच की बात करें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर टाइम की बात करें तो 2u साइन थीटा अपॉन g। सबकी वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है। डायरेक्ट क्वेश्चन में अपन मान रखेंगे, अपना फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि थीटा का वह मान बताइए जिसके लिए कण अधिकतम दूरी तय करे। ठीक है, थीटा के किस मान के लिए कण के द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम होगी। अब हम यहाँ पर ये ज्ञात करना चाहते हैं कि r जो है वह अधिकतम हो जाना चाहिए। अधिकतम होने के लिए हमने ये लिखा कि r का जो फॉर्मूला है क्षैतिज परास है, क्षैतिज परास होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, r का आपको अधिकतम मान करना है। अगर डायरेक्टली अपन इसको सॉल्व करना शुरू करें तो अधिकतम मान तब प्राप्त होगा जब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम हो जाए, और साइन 2 थीटा अधिकतम आपको कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। साइन 2 थीटा 1 है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, जिससे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपन को प्राप्त होगी। तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कण को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। और अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हम मानते हैं कि अधिकतम मान के लिए हम लिखते हैं डी आर बाई डी थीटा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो ये आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा का हो गया हमारे पास कोस 2 थीटा, 2 थीटा का हमने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय g, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इस हिसाब से हमारे पास कोस 2 थीटा कितना निकल गया, 0, या फिर हम लिख सकते हैं 2 थीटा हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो थीटा हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 45 डिग्री प्राप्त हुआ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन है जो अपन को याद रखना है कि जो थीटा को यदि 45 डिग्री कर दिया जाए, प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री कर दिया जाए, तो कण के द्वारा जो तय की गई क्षैतिज दूरी होगी वो उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स के लिए अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह प्रक्षेपित कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई के तुल्य हो। ठीक है, क्वेश्चन हमको ये बोला गया कि वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्षैतिज परास क्या हो जाए, अधिकतम ऊंचाई के तुल्य हो जाए। तो सिंपल सा इक्वेशन है कि हमको क्या दिया गया है, r इक्वल टू एच। बात की जाए r की, तो r हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और h की बात की जाए तो हमारे पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, u स्क्वायर और g ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन 2 थीटा को अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। बात क्लियर। एक साइन थीटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, कोस को अपन इधर डिवाइड कर देंगे तो वो तो बन जाएगा हमारे पास टेन थीटा, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4। थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, tan इनवर्स 4। तो यह वह प्रक्षेपण कोण है जिसके लिए हमारे पास जो क्षैतिज परास है और जो अधिकतम ऊंचाई है वो आपस में तुल्य प्राप्त होगा, आपस में बराबर प्राप्त होगा। इसी क्वेश्चन को कई और तरीके से लिखा जा सकता है कि वह प्रक्षेपण कोण बताइए जिसके लिए क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई का दुगुना हो, या क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई का 3 गुना हो, 4 गुना हो। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वो इसी प्रकार से रहना चाहिए, इसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो नॉर्मली जब अपन डिफेंस की बात करते हैं, एक्स ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन या थोड़े बहुत ऊपर नीचे कंसेप्ट के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो आज शाम को जो आपको डीपीपी दी जाएगी उसमें एक्स ग्रुप से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चन जो डिफेंस में पूछे गए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, प्रक्षेप्य गति के ऊपर, वे सारे के सारे समीकरण, वे सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सॉल्व करना है, चेक करना है कि अपने को आंसर करेक्ट मिला है या नहीं। बाकी जो बेसिक डेरिवेशन हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं प्रक्षेप्य गति के लिए, वो हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल जो हमारे पास लेक्चर होने वाला है वो है लॉज ऑफ मोशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कल आपके पास एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हम लॉज ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं। कल का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास कल का वीडियो रहने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।